हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पॉपुलर क्लासेज में। देखिए, आज हम यहाँ कक्षा 12 के ट्रांसपायरेशन वाले चैप्टर को आगे लेकर के अध्ययन करेंगे। आप सभी यहाँ गौर से समझने की कोशिश करना। देखिए स्टूडेंट्स, हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन एंड ट्रांसपायरेशन के टाइप्स और ट्रांसपायरेशन की मैकेनिज्म के बारे में पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं। अब छात्रों, आपको गौर करना है। आगे हम यहाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसपायरेशन मोस्टली 3 विधियों में से स्टोमेटा टाइप का जो है वो ज्यादातर होता है ना। स्टोमेटर में हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से स्टोमेटा दिन में खुल जाते हैं और रात्रि को बंद हो जाते हैं। ठीक उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए समझने के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने रंध्रों की गति को लेकर के अलग अलग परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए थे, उन्हीं को हम आगे और पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम जेडी सायरे के सिद्धांत को समझ रहे थे, जिसमें मंड और सर्कल परिकल्पना के नाम से जानते हैं। उसमें अपन ने जाना था कि जो है स्टार्च जो है किस प्रकार से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है जब CO2 की सांद्रता घटती है और pH बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में तो किस प्रकार से कोशिकाएं टर्गिड होने के बाद रंध्र खुल जाता है दिन में और रात्रि में इसका विपरीत हो जाता है। ऐसे ही इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए एक परिकल्पना स्टीवार्ड ने भी दी थी, एक अन्य वैज्ञानिक, उसको बोलते हैं हम स्टीवार्ड की परिकल्पना। देखिएगा, स्टीवार्ड एक अन्य वैज्ञानिक, उन्होंने जेडी सायरे वाली परिकल्पना को ही और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो स्टार्च मतलब CO2 घटने और pH के बढ़ने पर जो स्टार्च ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, उसका विश्लेषण और आगे भी निरंतर जारी रहता है। कहने का मतलब यह है ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे भी किसी दूसरे अन्य पदार्थ में बदलता है, इसका बदलना जारी रहता है। और ऐसा माना गया है छात्रों, ऐसा माना गया है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट और आगे चल करके ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है और वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फास्फेट ज्यादा घुलनशील होता है। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जब कोशिक गाढ़ सेल में जाएगा, गाढ़ सेल में ये प्रवेश करेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ेगी, या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर परासरण सांद्रता बढ़ेगी। परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी, परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसा हमें ज्ञात है पीछे से ही। परासरण सांद्रता बढ़ने पर लगातार अणु अंदर प्रवेश करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। और टर्गिड सेल क्या काम करती है, टर्गिड वाली स्थिति में जो स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्टीवार्ड जो वैज्ञानिक था, उन्होंने भी अपनी कल्पना में ऐसा बताया। देखिए, ग्लूकोज 1 फास्फेट स्टार्च के द्वारा बनता है। जब pH बढ़ता है तो एक एंजाइम फास्फेटेज क्रियाशील होता है और स्टार्च को 1 फास्फेट में बदलने का काम करता है। ये हम जेडी सायरे वाले सिद्धांत में समझ के आए, उसी को और थोड़ा आगे बढ़ाया। 1 फास्फेट से 6 फास्फेट बना और परासरण सांद्रता बढ़ने के साथ कोशिका टर्गिड होकर के और रंध्र को खुलने में प्रेरित करती।
अब देखिए एक सर्वमान्य सिद्धांत, हम इसी का आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मान्य है। इसको आप थोड़ा सा गौर से समझना। सिद्धांत का नाम है सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत। परिकल्पना कह दो। नाम के अनुसार आपको गौर से समझना है। सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण परिकल्पना इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मान्य है, ये आपको ध्यान रखना। जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया। इमामुरा एक वैज्ञानिक जापान का, जिन्होंने इस सिद्धांत को, और एक अन्य वैज्ञानिक जिसका नाम लेविट था, लेविट वैज्ञानिक ने इसी परिकल्पना को और विस्तृत रूप दिया, विस्तार पूर्वक इसे समझाया गया। और इसमें गौर करने की बात है, आप पॉइंट को समझना। इसमें ऐसा बताया गया है कि दिन के समय, दिन में कंडीशन ऐसी होती है, दिन में क्या होता है, CO2 की सांद्रता अधिक होती है, CO2 की सांद्रता कम होती है। कम CO2 की सांद्रता में pH बढ़ता है ना, pH बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में गाढ़ सेल के अंदर मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड का निर्माण होता है। ये मैलिक एसिड उच्च pH पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। मैलेट में जब ये कन्वर्ट होता है, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब H+ आयन यहाँ मुक्त होते हैं। ठीक है, कंडीशन को समझना हमें। दिन में गाढ़ सेल में मैलिक अम्ल बनता है, मैलिक अम्ल डिसोसिएट होता है तो मैलेट बनाता है और हाइड्रोजन आयन मोचित किए जाते हैं। इसी दौरान फिर क्या होता है, पोटेशियम जो आयन है K+, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण है ना, जो सक्रिय पोटेशियम आयन है वो जो हेल्पर सेल्स हैं उनसे गाढ़ सेल्स में प्रवेश करने लगते हैं। ये सक्रिय गाढ़ सेल में प्रवेश करेंगे। गाढ़ सेल में प्रवेश, जबकि गाढ़ सेल से H+ आयन बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन जो बने थे मैलिक अम्ल के विघटन से, वो तो बाहर निकलने लग जाएंगे और पोटेशियम आयन गाढ़ सेल में प्रवेश करने लग जाएंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा छात्रों, पोटेशियम आयन जो अंदर प्रवेश किए थे गाढ़ सेल में, वो इस मैलेट के साथ मिलकर के पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं। पोटेशियम गाढ़ सेल में पोटेशियम आयन प्लस मैलेट क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं। पोटेशियम मैलेट बना। अब कंडीशन ये है, पोटेशियम मैलेट के गाढ़ सेल में लगातार बनने से क्या होगा, गाढ़ सेल का परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। गाढ़ सेल की परासरण सांद्रता में वृद्धि होगी। परासरण सांद्रता में वृद्धि होने से लगातार जल के अणु गाढ़ सेल में प्रवेश करेंगे और गाढ़ सेल में लगातार जल के अणु प्रवेश करेंगे परासरण सांद्रता के बढ़ने के कारण। तो गाढ़ सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, है ना, स्फीत हो जाएगी। और स्फीत गाढ़ कोशिका स्फीत होने पर रंध्र जो है खुल जाता है। ये कंडीशन कौन सी है, दिन में। अब रात्रि को हम समझने का यहाँ प्रयास करें तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। रात्रि को हमें पता है, रात के समय में चूंकि फोटोसिंथेसिस तो चलता ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं चलता, इसलिए CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो pH क्या होगा, कम हो जाएगा। और कम pH पर रात्रि में देखो, रात्रि में
CO2 की सांद्रता कम, सांद्रता तो अधिक होगी, पीएच कम होगा, सांद्रता अधिक। और CO2 की अधिक सांद्रता यानी निम्न पीएच पर, निम्न पीएच पर कंडीशन क्या होती है, जो मेलेट है ये पुनः मैलिक में ही बदलता है, मेलेट जो है पुनः मैलिक अम्ल में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है तो ऐसी स्थिति में सांद्रता जो है घट जाती है ना, सांद्रता घट जाती है, परासरण दाब, परासरण सांद्रता कम होने लगती है गाढ़ सेल की, और परासरण सांद्रता कम होती है, गाढ़ सेल की परासरण सांद्रता ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम गाढ़ सेल की होती है। तो ऐसी स्थिति में गाढ़ सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड, गाढ़ सेल फ्लैसिड यानी स्लथ यानी पिचकी हुई, और फ्लैसिड कंडीशन में रंध्र क्या होते हैं, बंद। ये कंडीशन हम पाठ के प्रारंभ में जान चुके थे, जब कोशिका फ्लैसिड यानी पिचकी हुई होती है, स्लथ होती है तो रंध्र बंद होते हैं, और कोशिका जब टर्गिड होती है तो रंध्र खुलते हैं। क्योंकि हमने एक विशेषता को जाना था, गाढ़ सेल की जो अंदर वाली भित्ति होती है वो मोटी होती है और बाहर वाली पतली होती है, ऐसी कंडीशन यहाँ। तो आपको ये सक्रिय पोटेशियम आयन का स्थानांतरण, कब ये पोटेशियम आयन प्रवेश करता है, कब पोटेशियम आयन निकल रहा है, उसके हिसाब से परासरण सांद्रता है तो घटेगी या बढ़ेगी। यदि परासरण सांद्रता बढ़ती है तो कोशिका टर्गिड होगी, और टर्गिड होती है तो रंध्र बंद हो जाएगा, सीधा फैक्टर है। इसका उल्टा करके चलते हैं, ये रात्रि में कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम सक्रिय स्थानांतरण इम्पोर्टेंट है, आपको ये विशेष रूप से याद रखना। अब देखिएगा वाष्पोत्सर्जन जो है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हमें यहाँ थोड़ा सा और समझना। प्रभावित करने वाले कारक इनमें दो तरह के बांटे गए हैं, एक को एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हम गौर करते हैं तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में केवल बाहरी वो कारकों पर हम फोकस करेंगे जिनमें इंटरनली कोई स्ट्रक्चर, कोई बनावट है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल में जैसे एक्सटर्नल फैक्टर कारक है, वातावरण वाले कारक हैं, है ना, उनको हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता है, कितनी तीव्रता के साथ सूर्य का प्रकाश पत्ती की सतह पर आपतित हो रहा है, तो सीधे ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करेगा। कहने का अर्थ यह है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो ट्रांसपायरेशन भी अधिक होगा, सीधा फैक्टर। तीव्रता जितनी कम होगी ट्रांसपायरेशन भी उतना ही कम होगा। या फिर हम जैसे टेम्परेचर को ले सकते हैं, टेम्परेचर एनवायरमेंट का जितना अधिक होगा ट्रांसपायरेशन भी अधिक होगा। नहीं, ह्यूमिडिटी को हम ले सकते हैं, एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी जितनी अधिक होगी ट्रांसपायरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अधिक तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। नमी जब वातावरण में ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, सीधा सा फैक्टर है। उसके साथ साथ हम वायु को ले सकते हैं। वायु में जैसे हम कहें क्या नाम से, एनवायरमेंट में यानी पौधे के वायु भागों से वायु की गतिशीलता, वायु के प्रवाह की गति है ना, जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपायरेशन भी उतना ही अधिक होगा। जैसे हम कहते हैं भाई वायु, हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, तो वो स्थिति है। इसका मतलब क्या है, जल के अणु जल्दी जाते हैं ट्रांसपायरेट होकर के, तो वो स्थिति कुल। और एक हम मृदा जल में, मृदा जल की उपलब्धता भी एक्सटर्नल फैक्टर में ले सकते हैं। मृदा जल की उपलब्धता
कहने का मतलब यह है मृदा में जितना जल प्राप्त होगा, यानी मृदा में यदि प्राप्त जल की मात्रा घट जाती है तो ट्रांसपायरेशन स्वतः ही कम हो जाता है। ये एक तरह का रेगुलेशन है, नियमन का तरीका है। और जब भरपूर होता है, जल की मात्रा भरपूर होती है मृदा के अंदर, तो ट्रांसपायरेशन भी पर्याप्त दर से चलता रहता है। तो ये कुछ कारक हमने बताए थे। एक्सटर्नल में मैंने कहा लाइट का मतलब प्रकाश, सूर्य वाला, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, और अवेलेबल सॉइल वाटर। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ गई होगी। लाइट, सूर्य का प्रकाश जितनी अधिक तीव्रता के साथ आएगा, ट्रांसपायरेशन उतना अधिक होगा। या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर जितना अधिक होगा, सूर्य का प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, लॉन्ग टाइम तक होगा सूर्य का प्रकाश, अधिक लंबे समय तक पड़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा वातावरण का। तापमान बढ़ता है तो भी ट्रांसपायरेशन अधिक होगा। नहीं, ह्यूमिडिटी में मैंने बताया नमी की मात्रा, आर्द्रता, वायुमंडल में जितनी अधिक होती है आर्द्रता, नमी जितनी ज्यादा अधिक होती है, ट्रांसपायरेशन कम होता है। अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा अधिक होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, उपलब्ध जल की मात्रा कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। ठीक है, जल अधिक होगा तो ट्रांसपायरेशन भी खूब होगा, जल की कमी महसूस नहीं होती ऐसी कंडीशन में। इसी प्रकार से हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। लेकिन देखिए, इंटरनल फैक्टर्स को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ दो बिंदु जो हमारे चैप्टर के बचे हुए हैं उनको भी अगले वीडियो में इसके साथ पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसमें थैंक यू।